नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में जो सियासत है और सियासत का भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को नायब सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। जेजेपी भी सरकार गिराने को पूरी तरह आमादा है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि सैनी सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस ने सीएम नायब सैनी के इस्तीफे और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर दी है, लेकिन इन सब के बीच सीएम सैनी कह रहे हैं कि फिलहाल सरकार पर कोई संकट नहीं मंडरा रहा। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में हरियाणा सरकार पर कोई खतरा बना हुआ है या नहीं? क्या हरियाणा में विपक्ष बीजेपी सरकार का गणित बिगाड़ पाएगा और प्रदेश के मौजूदा हालातों का लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है, प्रदेश सरकार, उस पे निर्दलियों के समर्थन वापस लेने के बाद किस तरीके का संकट है या नहीं है? क्योंकि नायब सैनी सीएम खुद कह चुके हैं कि फिलहाल कोई संकट नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये तमाम अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि कांग्रेस की इच्छाएं कामयाब नहीं होंगी, सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। वहीं कुछ समय पहले तक बीजेपी सरकार को समर्थन दे रही जेजेपी ने भी मौका देखकर सियासी तीर छोड़ दिया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता नई सरकार के गठन के लिए प्रयास करते हैं तो वो उनको बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। राजनीतिक हलचल पिछले 12 घंटों में बहुत तेज हुई है प्रदेश की, और राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलएज ने नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी, उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी को बीजेपी की बी टीम कहने में जरा भी देरी नहीं लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यदि सरकार को गिराने में जेजेपी साथ देने की बात कह रही है तो वह लिखित में दे, तभी जाकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेगा। पूर्व विधायक भी 40 के करीब पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कर चुके हैं। अभी 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने भी बाहर से समर्थन जो है कल दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये एक जनभावना बनी हुई है, और जनभावना को देखते हुए सब कांग्रेस में आ रहे हैं। लिख के दें गवर्नर को, ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बनने का, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा बत्रा साहब जाके, और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए।
अगर विधानसभा में पार्टियों की संख्या बल पर मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी के 40 विधायक हैं, कांग्रेस के 30 हैं, तो इधर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ कर दिया कि मौजूदा सरकार का भविष्य विधानसभा के सदन के पटल पर तय होगा। हाँ देखिए नेहा जी, मैं पॉलिटिकली तो बोल नहीं सकता, मैं इतना कह सकता हूँ कोई 88 मेंबर की स्ट्रेंथ अब हमारे हाउस की है। इसमें 40 मेंबर्स कांग्रेस के हैं, इसके सॉरी बीजेपी के हैं, 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के हैं और 6 इंडिपेंडेंट हैं और एक इनेलो का कांटा साहब का है। तो इस तरह 88 है। अब मोटी सी बात है कि जिसके पास 45 होंगे आउट ऑफ 88 उसकी मेजोरिटी होगी। तो इस टाइम गवर्नमेंट की मेजोरिटी बनी हुई है। देखिए, केवल उनके कहने से या उनकी मांग करने से कोई निर्णय नहीं किया जाता। टेक्निकली जो स्थिति आज से 1 महीना या 2 महीने पहले थी, विधानसभा के अंदर आज भी दलीय स्थिति वही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, कांग्रेस के 30 विधायक हैं, 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं, 6 निर्दलीय हैं, 1 एचएलपी का है और 1 आईएनएलडी का है। इस प्रकार से 88 की संख्या है। जो समर्थन लेटर या जो उन्होंने विड्रॉल की बात की है वो ऑफिशियली हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। बहरहाल अब तक संवैधानिक परंपरा के अनुसार 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान नहीं रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष कैसे साबित करेगा कि सरकार अल्पमत में है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो क्या वाकई में हरियाणा सरकार अल्पमत में है? संकट है सरकार पर, और अगर संकट है तो विपक्ष को साबित करने की बड़ी चुनौती भी पेश आने वाली है। देवेंद्र, जो मौजूदा स्थिति प्रदेश में सियासत में देखने को मिल रही है, निर्दलीय विधायकों ने क्या बीजेपी का गणित बिगाड़ा है? देखिए सौरभ, जेजेपी से जब समर्थन वापस लिया गया था, गठबंधन तोड़ा गया था, दोनों पार्टियां अलग हुई थी, बीजेपी को इस बात का आभास था कि कहीं संकट बहुमत का हो गया तो आगे क्या है। विकल्प के तौर पे इनके पास निर्दलीय विधायक थे, कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि गठबंधन जब टूटा, लोकसभा चुनाव सिर पर थे, चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में थे। ये जो घटनाक्रम हुआ है शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन जब मनोहर लाल जी का इस्तीफा लेकर पूरा मंत्रिमंडल नया बना, नए मुख्यमंत्री का चेहरा, सरकार का चेहरा नया आया, तो उस वक्त ये सवाल था, हमने भी अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाई थी कि जिस तरीके से निर्दलीय विधायक जो थे 6 थे, उनमें सिर्फ रंजीत चौटाला को मंत्री पद दिया गया, वही कैबिनेट मंत्री पद, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया क्योंकि उनके टर्म्स मनोहर लाल जी से, सरकार से अच्छे थे, बीजेपी के काफी करीब आए थे वो, उस चीज का उनको फायदा मिला और उनकी चाहत थी कि हिसार से बीजेपी के टिकट पर लड़े, वो भी चाहत पूरी हुई। लेकिन ये सवाल तब उठा था कि निर्दलीय जो हमेशा ऐसे हालात में फायदा उठाने की कोशिश करती है, निर्दलीय कल को चलकर बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत ना बन जाए, वही हुआ जिसकी आशंका थी। अब हालांकि 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, बीजेपी से वापस लिया, एक तरह से उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ दिखाई है। अभी जो हालात हैं, अभी 2 या मैक्सिमम 3 विधायक की नायब सिंह सैनी सरकार को दरकार है। अभी आप देखिए, अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने से पहले लाया नहीं जा सकता। मार्च में जब ये बजट सत्र था, उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो गिर गया था। इससे पहले 2019 में बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसान आंदोलन के चलते लाया गया था, वो भी गिर गया था। अभी खाली मेरे को लगता है चुनाव का जो समय है, कांग्रेस की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया, कुछ सरपंचों ने दिया, कुछ और पार्टी के लोग इधर उधर हो रहे हैं, तो कांग्रेस पूरी तरह से मुकाबले में नजर आ रही है। और बीजेपी जो चुनावी तैयारियों में लगी थी, बड़ा एक टारगेट लेकर चल रही है, तीसरी बार मोदी जी को बनाना है। उनको विधानसभा चुनाव की भी चिंता है कि कल को 3 महीने 3.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी के सामने चुनौतियां बड़ी थी, लेकिन अचानक ये संकट सरकार वाला आ गया है।
जहां तक मेरे को लगता है कोई खतरा नहीं है सरकार गिरने का। आप देखिए, खतरा विपक्ष है, विपक्ष खुद लोकसभा चुनाव में उलझा हुआ है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है उनके साथ। अब तो मेरे को हरियाणा में 16-17 दिन ही रह गए हैं हरियाणा की सरकार पर जो एक संकट आया है, लेकिन यहाँ चुनाव लोकसभा का हो रहा है। लोकसभा बड़ा चुनाव है, अगर लोकसभा में बीजेपी अच्छा करती है या विपक्ष कांग्रेस अच्छा करती है, उनके लिए मायने विधानसभा चुनाव तब रखते हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि सरकार पर कोई संकट है। 2 विधायक तो अगर बहुमत साबित भी करना पड़े तो 2 विधायक बीजेपी जुटा लेगी। उनमें अभी जेजेपी में भी 2 विधायक जेजेपी से आ सकते हैं, क्योंकि जेजेपी वाले सारे अपने नेता से खुश ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। इधर उधर ठीक है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति यह है कि सरकार संकट में, जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे, नहीं है। अब महेश, मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से यानी सीएम सैनी खुद कह चुके हैं कि संकट में नहीं है। एक तो नियम के मुताबिक की बात की जाए तो 13 मार्च को नायब सैनी सरकार ने बहुमत साबित किया, वो नियम है कि 6 महीने तक नहीं हो सकता। एक सवाल यह है कि जो संख्या बल है, संख्या बल के आधार पर क्या संकट टल जाएगा, क्या संकट टल गया है, मौजूदा समीकरण किस तरीके के नजर आ रहे हैं? देखिए, मौजूदा जो परिस्थितियां, अगर 2 विधायकों की जरूरत पड़ती है तो उसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। दरअसल जो जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं, भले ही दुष्यंत चौटाला यहां पर समर्थन वापस लेने का जिक्र करते रहे, लेकिन रामनिवास सुरजाखेड़ा साफ साफ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। रैलियों के मंच पर वो खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आपको ये मान लेना चाहिए कि सुरजाखेड़ा को भी अगर वोट देने की जरूरत पड़ेगी तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई आप करिए, लेकिन एक बार जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी सरकार के समर्थन में डालने का काम वो करेंगे। दूसरा नाम देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र सिंह बबली को भी अगर किसी फैसले की स्थिति में डाला जाता है तो यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो जा सकते हैं। मनोहर लाल के बेहद करीबी जो है देवेंद्र सिंह बबली बने रहे। 2 वोट की अगर व्यवस्था करनी है तो आसानी से हो जाएगी। फिलहाल मुझे खुद भी ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से सरकार को गिराने की फिलहाल जरूरत है, और वो खुद भी ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाए। अब इस जिक्र को चलाने का कांग्रेस पार्टी को आखिर फायदा क्या होगा? इस जिक्र को चलाने का सबसे बड़ा फायदा जो ये होगा, जो एडवांटेज यहां पर नायब सिंह सैनी लिए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लिए हुए थे कि सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, प्रशासनिक अमला बहुत ज्यादा मदद उस राजनीतिक दल को करता है। किसी भी राजनीतिक दल की वो सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, अगर किसी क्षेत्रीय दल की होती या कांग्रेस पार्टी की होती तो ये जो प्रशासनिक फायदा है वो अमुख राजनीतिक दल हासिल कर सकता था। अब चूंकि यहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक फायदे लगातार चुनाव के दौरान हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो एडवांटेज इस वक्त अपर एज पर प्रशासनिक सहायता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, फिर अफसर भी, फिर कर्मचारी भी ये सोचेंगे कि कल को अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सहायता वाले मोड में, मदद वाले मोड में अगर खड़े रहे तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और वोटर भी ये सोचेगा कि अगर सरकार जा ही रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं बना, किसी भी तरह का सरकार से फायदा तो वो ले नहीं सकते। तो ऐसे में यहां पर एक माहौल कायम कर दिया गया कि सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में नहीं रहेगी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, उसके बाद कर्मचारी अपने तरीके से काम करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी अपने तरीके से काम करेंगे। फिर ये मानकर चलिए कि जो शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी हैं फिर वो विपक्षी दल के शीर्ष नेताओं के संपर्क में आ जाएंगे और काफी कुछ वो भी होगा जो विपक्ष के जो शीर्ष नेता है वो चाहेंगे। यानी अब तक जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आदेशों पर हो रहा था। बदली परिस्थितियों में प्रशासनिक अधिकारी फिर विपक्ष के नेताओं के संपर्क में भी होंगे और बहुत कुछ वो भी करेंगे जो कि विपक्ष के नेता चाहते हैं। कर्मचारी अपने तरीके से काम करेंगे, अफसर अपने तरीके से काम करेंगे और वोटर ये मानकर चलेगा कि सरकार तो अब बची नहीं। तो ऐसे में बीजेपी के साथ खड़े रहने से उनको किसी भी तरह का फायदा हासिल नहीं हो सकता है, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, या चाहे वो किसी भी राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी के रूप में देख ले। तो ये जो एडवांटेज है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी ये पता है कि अब वक्त बचा नहीं, 2 महीनों के लिए सरकार को अगर गिरा दें या नहीं गिराएं या राष्ट्रपति शासन को अगर लागू करवा दे तो यकीनन फिर प्रशासनिक फायदा जो भारतीय जनता पार्टी अपर एज हासिल कर रही है, जो सुविधाएं हासिल कर रही है, वो सुविधाएं खत्म हो जाएंगी और अधिकारी कर्मचारी सोचने लगेंगे कि कल को अगर सरकार बदल गई तो उनका क्या होगा। किसी भी तरह का गलत फैसला वो नहीं करें, मतदान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गलत वोटिंग वो ना होने दे। ये फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी मौजूदा परिस्थितियों में उठाने की कोशिश कर रही है। वीरेंद्र जी, जो स्थिति है आज, जो प्रदेश में स्थिति बनी हुई है, जेजेपी का साथ
छोड़ा, बीजेपी ने उसके बाद निर्दलियों के साथ सरकार का गठन किया, कैबिनेट का गठन किया और सीएम नायब सैनी बने। अब जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर क्या लग रहा है? कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र हुड्डा तो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर सीएम सैनी इस्तीफा दें, लेकिन जो कल तक सरकार के साथ थे दुष्यंत चौटाला, आज वो मुखर होकर ये साफ कह रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ हर वो काम करेंगे जो विपक्ष का साथ देते हुए बनता है। तो ऐसे में जो समीकरण है राजनीतिक, वो किस तरीके नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं एक तकनीकी दृष्टि से कह दूं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 6 महीने से पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। ऐसा कहीं संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ना ही ऐसा इसके संविधान में लिखा गया है। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव तभी आता है जब विधानसभा का सत्र होता है। हाँ, ये है कि क्योंकि अब अगर सरकार अल्पमत में आ गई है, अगर जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक जो हैं राज्यपाल को लिखकर देते हैं कि सरकार के पास समर्थन नहीं है और राज्यपाल समझते हैं, वो अपने विवेक से फैसला करते हैं, वो सरकार को विश्वास मत लेने के लिए कह सकते हैं। अगर राज्यपाल भी फैसला नहीं करते तो कांग्रेस और जेजे के पास हाई कोर्ट का दरवाजा खुला है, वो न्यायालय में जा सकते हैं, तो इस पर न्यायालय आदेश दे सकता है। ये तो अलग स्थिति है। और देखिए, इसमें अगर हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, जो स्पीकर का वोट होता है वो काउंट नहीं होता। स्पीकर का वोट तभी होता है जब सत्र के अंदर जो है कि काउंट जो है बराबर कैली जो है बराबर हो जाती है, बराबर की विश्वास मत पर बराबर की संख्या हो जाती है दोनों पक्ष और विपक्ष में, तब जो है स्पीकर अपना वोट डाल सकता है निर्णायक भूमिका में। तो इस समय हम जो स्पीकर का वोट है वो हम काउंट नहीं करते हैं। तो कुल मिला के जहां तक राजनीतिक परिणामों का संबंध है, ये देखिए सरकार अल्पमत में आ भी जाए तो सरकार को खतरा नहीं है। जब तक केंद्र में मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से भी खतरा नहीं है। और देखिए, ना कांग्रेस की रुचि है ना जननायक जनता पार्टी में। जननायक जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित करना चाहती है और जो जननायक जनता पार्टी वो कांग्रेस को, दोनों एक दूसरे को उलझाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति की कल्पना तो नहीं थी। देखिए, जो जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है तो उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ है, राजनीतिक कारण है कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ नहीं सकते थे। अब वो कांग्रेस में अपनी टिकट की गारंटी चाहते थे। तो देखिए, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के साथ, भूपेंद्र हुड्डा के साथ, उदय भान के साथ उनकी मीटिंग हुई है और उनको निश्चित रूप से टिकट का आश्वासन दिया गया है। इसके कारण ही उन्होंने जो है कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है, बाहर से दी है। तो ये जो देखिए, इससे कांग्रेस के पक्ष में माहौल तो बना ही है। अगर 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन छोड़कर कांग्रेस की तरफ आते हैं तो एक राजनीतिक माहौल बनता है, कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा। और जननायक जनता पार्टी के लिए जो विधायक हैं जिस भी स्थिति में हैं, अगर पार्टी का व्हिप लागू होता है तो व्हिप वो स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। अगर वो नहीं करते तो जैसे हिमाचल के विधायकों की स्थिति हुई थी, वो आयोग घोषित हो जाएंगे। ये बात की स्थिति है कि उस समय अब क्या, क्योंकि विधानसभा के सत्र का कार्यकाल बहुत कम बचा है, 6 महीने का कार्यकाल बचा है। तो कुल मिला के ये माना जाएगा कि इससे राजनीतिक जो है हरियाणा में गतिविधियां तेज हुई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम कैसे रहते हैं, लेकिन ये विधानसभा चुनाव की गतिविधियां अभी से शुरू हो गई हैं और सभी जो है, चाहे निर्दलीय विधायक हैं, चाहे जननायक जनता पार्टी के बागी विधायक हैं, वो अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। तो इसी दृष्टि से सभी अब अपना जो जहां उनका भविष्य लगता है उसी दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी चाहे अब कोई भी आरोप लगाए, अगर जननायक जनता पार्टी भी अगर इस मामले में गंभीर है और कांग्रेस भी गंभीर है तो उनको राज्यपाल से मिलना चाहिए। राज्यपाल से देखिए, जो फैसला होगा वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस ही होगा, बाहर नहीं हो सकता। बाहर आप परेड कराएं, इसका कोई लाभ नहीं है। वो तो अगर राज्यपाल समझेंगे तभी होगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे जननायक जनता पार्टी हो, वो स्थिति का सिर्फ लाभ उठाना चाहते हैं, सरकार गिराना नहीं चाहते। वो सिर्फ इसका लाभ उठाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि माहौल हमारे पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का वो भंग हो चुका है, वो बस इतना ही दिखाना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में इसका लाभ लेना चाहते हैं। तो वीरेंद्र जी, लोकसभा चुनाव में जो समीकरण है वो कांग्रेस के पक्ष में बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये माना जाए और क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जब अब से कुछ महीनों बाद होंगे तो उसमें भी कांग्रेस फायदा लेती नजर आएगी? देखिए, मतलब कांग्रेस के पक्ष में माहौल ना बने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वातावरण बना हुआ है। हालांकि देखिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो 9 वर्ष 9.5 वर्ष का कार्यकाल है, उससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सरकार से असंतोष होता है, नाराजगी होती है लोगों में, जन अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तो वो रोष होता है। रोष का होना स्वाभाविक है। तो वो जो है कांग्रेस को उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का अपना संगठन है नहीं। कांग्रेस इस स्थिति का और बेहतर लाभ उठा सकती थी अगर उसका अपना संगठन होता, व्यापक स्तर पर लोगों से संवाद होता, जनता तक पहुंच होती तो कांग्रेस को उसका और अधिक लाभ मिलता।
लेकिन जो जन असंतोष है उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। देखिए कांग्रेस के नेताओं में तो अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। वो ये अगर कांग्रेस को अपने पक्ष में माहौल समझती है तो ये कांग्रेस की भूल है। हाँ, सरकार के खिलाफ असंतोष अवश्य है। जो सरकार से लोगों की अपेक्षाएं थी वो लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी। सरकार की जो कार्यकलाप है उनसे लोगों में भी नाराजगी है। देवेंद्र, जो स्थिति बीजेपी सरकार को लेकर प्रदेश में बन रही है उस स्थिति को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि निर्दलीय छोड़कर जा रहे हैं धर्मपाल गोंदल, नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक, वो ये कह चुके हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उनको परस्पर सम्मान नहीं मिल रहा था, और जो तमाम पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन हैं और चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान है, तो ये जो छोड़ने का सिलसिला शुरू हो रहा है उससे कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थिति प्रदेश में बीजेपी के लिए बनती नजर आ रही है। देखिए स्वरूप, जब मंत्रिमंडल नया बना था, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, तभी से ये कयास थे कि ये कहीं ना कहीं, देखिए इंडिपेंडेंट हमेशा 6-7 हमेशा से पिछले अगर 20-30 साल का इतिहास देखे, भूपेंद्र हुड्डा भी जब 2009 में उन्होंने 5 महीने पहले चुनाव कराए थे, उनके भी कम पड़ गए थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट से काम चलाया। तो 6 से 7 इंडिपेंडेंट हर सरकार में रहे हैं पिछले 30 साल का हरियाणा का राजनीतिक इतिहास देखे विधानसभा चुनाव में। तो इंडिपेंडेंट किसी लालच में आते हैं और उनको लालच दिया भी जाता है। अगर सरकार को चलाना है तो इंडिपेंडेंट्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पिछले कार्यकाल में सरकारों के हुआ भी है, और इंडिपेंडेंट्स ने जब देखा, जब उनके वो कह रहे थे कि सुनवाई नहीं हो रही, लोग नाराज हैं, हमारे काम नहीं हो रहे। हालांकि सरकार दावा करी थी कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में काम हो रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट थे या विपक्ष के विधायक थे, मैं आज भी सफेदों से होकर आया हूं, सफेदों वहां कांग्रेस का विधायक है, लोग कह रहे थे जी यहां तो 15-20 साल हो गए कोई काम नहीं किया, चाहे बीजेपी सरकार थी चाहे कांग्रेस थी। सरकारें कहती है कि हम विपक्ष के हलकों में काम करवा रहे हैं। वहां अभी हरियाणा में भी यही स्थिति है। इंडिपेंडेंट ये चाहते हैं कि हम अपने बूते सरकार को समर्थन देके कुछ काम करवा दे ताकि हमारी राजनीति चलती जाए, लोगों को बोलने का मौका ना मिले, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ना हो। तो इंडिपेंडेंट्स ये कोशिश करते हैं। आप देखिए मंत्रिमंडल का जब दोबारा गठन हुआ है तो रंजीत चौटाला को छोड़कर किसी को उनको कोई पद नहीं दिया गया। दूसरा, कामों को लेकर उनकी शिकायत रही कि सुनवाई नहीं हुई। अब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, तो इन विधायकों को अपनी भी चिंता है, हम फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे, पब्लिक में जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो एक तरह से वो उन्होंने ये एक तरह से कुर्बानी दी है। ठीक है, मतलब सरकार में सुनवाई नहीं हुई, उनकी ज्यादा पूछ नहीं हुई, मंत्रिमंडल पद नहीं मिला, कईयों को चेयरमैन, तमाम महत्वाकांक्षाएं देवेंद्र कहीं ना कहीं था उन्होंने निकाला, और कांग्रेस इस कोशिश में लगातार लगी हुई थी। जो खबरें हैं, जो सूत्र बताए, ठीक है देवेंद्र, रोकना पड़ेगा, समय की कुछ कमी है। भूपेंद्र हुड्डा के संपर्क में थे ये इंडिपेंडेंट, और ये खेल होना था जो अब कल नजर आया है। ठीक है महेश, कांग्रेस क्या ऐसी स्थिति में बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए सदन में कह सकती है? वीरेंद्र जी ने कहा है कि विकल्प तो कई खुले हुए हैं, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है, तमाम बातें हैं। देखिए कोर्ट का रास्ता काफी लंबा है और तब तक तो पूरा कार्यकाल ही सरकार पूरा कर लेगी। तो ऐसे में मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ किसी भी तरीके से सरकार को गिराना चाहते हैं। हाँ, वो प्रशासनिक अमले को, हरियाणा की जनता को, हरियाणा के वोटर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी सरकार के भरोसे मत रहिएगा। सरकार से किसी भी तरह की फायदे की अगर उम्मीद किसी नेता को है, कार्यकर्ता को है, वोटर को है, तो वो फायदे की उम्मीद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार बदलने वाली है। हरियाणा विधानसभा में सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो वोटर देवता ने तय करना है, लेकिन बदली परिस्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोटर्स के जहन में यह मैसेज देना चाहते हैं, ऑफिशियल्स के यानी गवर्नमेंट मशीनरी के जहन में यह मैसेज देना चाहते हैं, आईएएस लॉबी को यह मैसेज देना चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कल को हम भी कुर्सी पर आ सकते हैं। तो किसी भी तरह की ऐसी कोई गड़बड़ सत्ताधारी दल के कहने पर, उनके प्रभाव में, उनके दबाव में आप नहीं करेंगे, जिससे बाद में इन प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी तरह की परेशानी का, किसी भी तरह की जांच का सामना करना पड़े। तो एक मैसेज यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दे रहे हैं, और उसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी पर किसी भी तरह का भरोसा वो नहीं करते। अगर कोई भी बयान वो इस तरीके का दे रहे हैं तो फिर लिखकर ये जो कार्रवाई है हाउस को दें, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को दें, उसके बाद ही आगे किसी तरह की बात वो कर सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति शासन का जिक्र वो कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही चाहते हैं कि हाल फिलहाल तो जो प्रशासनिक प्रभाव है, जो प्रशासनिक फायदे भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है, वो प्रभाव खत्म कर दिया जाए, प्रशासनिक अधिकारी उनके संपर्क में आ जाए, उनकी बात को सुने और वोटर ये मान ले कि अब सरकार बदलने वाली है, तो किसी भी तरीके का एडवांटेज बीजेपी चुनावी मैदान में नहीं उठा पाए। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, यहां पर जो स्थिति आप देख रहे हैं और प्रदेश की सियासत में जो गुबार एक तरीके से उठा है, टकराव की स्थिति जो बनी हुई है,
इसका फायदा कांग्रेस लेना चाहेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो तमाम दावे हैं, सरकार का जो कार्यकाल है समय बेहद कम है, उसका फायदा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर मिल सकता है। क्योंकि महेश ने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि कोर्ट का एक प्रोसेस लंबा होता है, तब तक ये जो कार्यकाल है, पीरियड है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो उसका फायदा पार्टी बीजेपी को मिलता नजर आएगा। संक्षेप में सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इसका मुकाबला करने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के अब दौरे शुरू हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी में जिस तरह से ये फूट करके जननायक जनता पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने, तो भारतीय जनता पार्टी दिखाने का प्रयास करेगी कि जन समर्थन उसके साथ है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार जो है 2024 में ना तो 2014 जैसी लहर है, ना मतदाताओं में उत्साह है। इस चुनाव में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतदाता बिल्कुल शांत है, मतदाताओं में कोई उत्साह ही नहीं है। क्योंकि वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मतदाताओं का सभी राजनीतिक दलों से मोह भंग हो चुका है। वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं समझते। जिस तरह कांग्रेस में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उस तरह भारतीय जनता पार्टी में लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी है। तो इसलिए मतदाता तो उदासीन है, वो खामोश है, उसको राजनीतिक स्थिति में कोई लहर नहीं है। ना मोदी के प्रति लहर है, ना प्रदेश सरकार के प्रति लहर है, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है, ना कांग्रेस के प्रति लहर है। तो ये जो चुनाव हो रहा है वो लहर विहीन हो रहा है और मतदाता भी, मतदान के प्रति भी जो रुझान है वो बहुत कम रहने वाला है। तो इसलिए चुनाव और भी कठिन और कांटे का हो जाएगा, अनुमान लगाना कठिन होता जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।